नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प, सही उत्तर और आसान व्याख्या मिलेगी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और परीक्षा की तैयारी भी। हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर सही उत्तर और व्याख्या देखिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? ए 60 मीटर प्रति सेकंड, बी 16.67 मीटर प्रति सेकंड, सी 30 मीटर प्रति सेकंड या डी 25 मीटर प्रति सेकंड। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ हमें दूरी दे रखी है 120 किलोमीटर और समय दे रखा है 2 घंटे। तो 2 घंटे में अगर कोई कार 120 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा हम 5/18 में भाग देंगे। ध्यान दें दोस्तों, जब भी हम कोई भी राशि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे 60 में 5/18 का गुणा किया हुआ है। देखते हैं तो यहाँ पे 60 का गुणा जब हम 5 में कर देते हैं तो 300 प्राप्त होता है और 18 से भाग देते हैं। 18 से भाग देने पर 18 एकम 18 होता है, फिर हमारे पास 12 बचता है। 12 बचने के बाद हम जब 120 पे पहुँचते हैं तो 18 छंगा 108 होता है और यहाँ पर हमारे पास फिर से 12 बचते हैं जो 18 छंगा 108 होता है, फिर 18 छंगा 108 होगा। तो इस प्रकार से हम इसका सीधा-सीधा आंसर 16.67 दे सकते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 16.67। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, बी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, सी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी से आधी होती है या डी प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी से आधी होती है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, अर्थात दूरी बराबर होती है, आधी नहीं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि दायां भाग बायां दिखाई देना। जैसे दोस्तों आप कभी भी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जब आपका दायां हाथ दर्पण में बायां दिखाई देता है तो हम उसको पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी बेलनाकार दर्पण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी समतल दर्पण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जिससे ड्राइवर पीछे बहुत बड़े हिस्से को आसानी से देख पाता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी उभयोत्तल दर्पण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अवतल दर्पण। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के पास रखा जाता है तो उसका सीधा, आभासी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी गुण के कारण डेंटिस्ट और शेविंग मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है? ए पेशीय बल, बी घर्षण बल, सी चुंबकीय बल या डी यांत्रिक बल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चुंबकीय बल। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जिन बलों को लगाने के लिए दो वस्तुओं को आपस में छूना जरूरी नहीं होता है उन्हें असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, ये सब इसके उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं दोस्तों। यदि किसी
दिए गए क्षेत्र पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, दाब आधा हो जाएगा। बी, दाब अपरिवर्तित रहेगा। सी, दाब 4 गुना हो जाएगा। या डी, दाब 2 गुना हो जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, जहां F हमारा बल को प्रदर्शित कर रहा है और A क्षेत्रफल को। कि अगर हम बल को दोगुना कर दें अर्थात 2F हो जाएगा और उसके क्षेत्रफल को आधा कर दें, तो ऐसा करने पर ये 2 का गुणा हम 2F में कर देते हैं, जिससे हमें 4F प्राप्त होता है। तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा दाब 4 गुना होगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों, भारी वाहनों के टायर बहुत चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? ए, वाहन की गति बढ़ाने के लिए। बी, जमीन पर लगने वाले बल। बी, जमीन पर लगने वाले दाब को कम करने के लिए ताकि टायर धंसे नहीं। सी, घर्षण बल को शून्य करने के लिए। या डी, वाहनों को सुंदर दिखाने के लिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जमीन पर लगने वाले दाब को कम करने के लिए ताकि टायर धंसे नहीं। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, भारी वजन के कारण जमीन पर लगने वाला दाब उतना ही कम हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर स्कूल बैग की जो पट्टियां होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं दोस्तों, घर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका प्रश्न दोस्तों अपने आप आंसर इसका करें। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोटनिक से अधिक सर्पी और सर्पी से अधिक स्थैतिक। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल सबसे अधिक होता है जब वस्तु रुकी हुई हो। सर्पी घर्षण उससे कम होता है जब वस्तु सरकती है। लौटनी घर्षण सबसे कम होता है जब वस्तु पहियों पर लुढ़कती हुई है। इसलिए भारी सामान के नीचे पहिए लगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता या पिच मुख्य रूप से ध्वनि तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ए, आयाम। बी, आवृत्ति। सी, तरंग दैर्ध्य। या डी, वेग। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आवृत्ति। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी आवाज उतनी ही पतली और तीखी होगी, जैसे बच्चों और महिलाओं की आवाज। ध्वनि का लाउडनेस अर्थात प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? ए, ठोस। बी, द्रव। सी, गैस। या डी, निर्वात। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, निर्वात। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जिससे आगे बढ़ने के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम न होने के कारण ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष में धमाके की आवाज इसी वजह से सुनाई नहीं देती है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों, मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है? ए, 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज। बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। या डी, 20 हर्ट्ज से कम। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति होती है उसको अपश्रव्य कहते हैं और 20,000 से हर्ट्ज से अधिक को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ए, तांबे का तार। बी, नींबू का रस। सी, आसुत जल। या डी, नल का पानी। दोस्तों सुचालक किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक कह जाते हैं, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम कुचालक कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी होगा, आसुत जल। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, आसुत जल में किसी भी प्रकार का लवण या आयंस मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। और नल के पानी या नींबू के रस में आयंस होने के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं, इसीलिए जो नींबू का पानी है उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा और जो आसुत जल होता है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं दोस्तों, एलईडी बल्बों का उपयोग सीएफएल की तुलना में अधिक क्यों किया जाता है?
ए क्योंकि एलईडी में हानिकारक पारा नहीं होता है और यह कम बिजली सोखती है। बी यह बहुत महंगी होती है। सी यह केवल लाल रंग का प्रकाश देती है। या डी इसके अंदर फिलामेंट होता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि एलईडी में हानिकारक पारा नहीं होता है और यह कम बिजली सोखती है। क्या देखते हैं दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। सीएफएल का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में पारे की वाष्प होती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। एलईडी अधिक सुरक्षित और टिकाऊ और ऊर्जा सक्षम होती है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की एक किरण हवा अर्थात विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। ए इसकी गति बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हट जाती है। बी इसकी गति कम हो जाती है और यह अविलंब की ओर झुक जाती है। सी यह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। या डी इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसकी गति कम हो जाती है और यह अविलंब की ओर झुक जाती है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम अनुसार जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम के अवरोध के कारण उसकी चाल धीमी हो जाती है और वह सीधे जाने के बजाय अविलंब की ओर झुक जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं दोस्तों, रेगिस्तान में दिन के समय मरीचिका या पानी के होने का भ्रम दिखाई देता प्रकाश की किस घटना का परिणाम है। ए प्रकाश का विवर्तन। बी प्रकाश का विक्षेपण। सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म होने से नीचे की हवा विरल और ऊपर की हवा सघन हो जाती है। जब पेड़ों या आकाश से प्रकाश नीचे आता है तो सघन से विरल में जाने के कारण क्रांतिक कोण से अधिक होने पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है जिससे जमीन पर पानी का भ्रम होता है। इसी प्रकार आप गर्मियों में भी देखते हैं, जब हम सड़क की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वहां पे कोई आग जल रही हो, उसकी लपटें निकल रही हो। तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। ए प्रकाश का परावर्तन। बी प्रकाश का अपवर्तन। सी प्रकाश का प्रकीर्णन। या डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। व्याख्या देखते हैं, जब प्रकाश पानी से हवा में हमारी आंखों तक आता है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। जब हमारी आंखें उस किरण को सीधा पीछे मिलाती हैं तो बाल्टी का तल थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में डूबी पेंसिल जो है उसका मुड़ा दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ए लकड़ी। बी चांदी। सी प्लास्टिक। या डी एस्बेस्टस। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चांदी। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। चांदी ऊष्मा और विद्युत दोनों का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत का प्रवाह तो होता नहीं है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों, सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबलों को एक के ऊपर एक ओढ़ने से अधिक गर्मी क्यों लगती है। ए दो पतले कंबल अधिक ऊन से बने होते हैं। बी दोनों कंबलों के बीच फंसी या रुकी हुई हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। सी पतले कंबल सूर्य की किरणों को आकर्षित करते हैं। या डी हवा ऊष्मा की सुचालक होती है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दोनों कंबलों के बीच फंसी या रुकी हुई हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, दोनों कंबलों के बीच हवा की एक परत बन जाती है। हवा ऊष्मा की कुचालक होती है जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर के ठंडे वातावरण में जाने से रोक देती है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं दोस्तों, समुद्र तटीय इलाकों में दिन के समय चलने वाली हवाओं को समुद्र समीर कहा जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह घटना किस विधि पर आधारित है। ए चालन। बी संवहन। सी विकिरण। या डी वाष्पीकरण। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संवहन। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, दिन में जमीन जल्दी गर्म होती है जिससे उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवा जमीन की ओर बहती है।
गैसों और द्रवों में ऊष्मा का यह स्थानांतरण संवहन कहलाता है। प्रश्न संख्या 20 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किसी लोलक का आवर्तकाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ए बॉब अर्थात गोले के द्रव्यमान पर, बी लोलक की लंबाई पर, सी आयाम के आकार पर, या डी बॉब के पदार्थ पर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोलक की लंबाई पर। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सरल लोलक का आवर्तकाल जो सूत्र होता है वो टी बराबर 2 पाई जी एल होता है। 2 पाई जी एल होता है। इससे स्पष्ट है कि आवर्तकाल केवल लोलक की लंबाई गुरुत्वेतर जी पर निर्भर करता है। गोले का वजन चाहे 10 ग्राम हो या 100 ग्राम, आवर्तकाल नहीं बदलेगा। तो दोस्तों आज के भौतिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस सेट आपकी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके 20 में से कितने उत्तर सही हुए। धन्यवाद।